हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर में मैंने अभी आप लोगों को 3 यूनिट तक का अध्ययन करा दिया है। चौथे यूनिट का अध्ययन हम लोग अभी कर रहे हैं। चौथे यूनिट में मैंने आप लोग को पहली क्लास में महात्मा गांधी जी के बारे में एक शैक्षिक दार्शनिक के रूप में देखा था कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी का जो है योगदान शिक्षा के क्षेत्र में एज ए दार्शनिक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि आपका जो ये यूनिट है इसमें कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हमें 3 ऐसे दार्शनिक हैं जो भारतीय हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस आपके यूनिट में शामिल हैं। उसके बाद 2 विदेशी दार्शनिकों का है अध्ययन करना आपको, जिसमें सबसे पहले हैं रूसो और उसके बाद है डीवी। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके शैक्षिक दर्शन के बारे में अध्ययन कराऊंगा। और इसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग रूसो और डीवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि आपके यूनिट 4 का नाम क्या है, कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक। ये उस यूनिट की दूसरी क्लास है, इसलिए पार्ट 2 लिखा हुआ है। और आज हम लोगों को 2 लोगों के बारे में पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, हमको इन लोगों की जीवनी नहीं पढ़नी, हम लोगों को इनके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, कौन कौन से दर्शन प्रस्तुत किए, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखा जाए किस तरीके से इन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। हाँ, शुरू किया जाए। देखिए, हम लोग को क्या पढ़ना है, बीए थर्ड सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग यूनिट 4 का अध्ययन कर रहे हैं और यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है भारत के कुछ प्रमुख दार्शनिकों के बारे में और कुछ वैश्विक दार्शनिकों के बारे में, जिसमें मैंने आप लोग को पहले महात्मा गांधी जी के बारे में अध्ययन करा दिया था। आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था, देखिए 1863 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में, यानी ये बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे थे। फिर भी इन्होंने अल्पकाल में ही अपने देश में बहुत से कार्य किए। इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किए हैं, तो जिनमें से इनका एक क्षेत्र जो है शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए, इन्होंने भारतीय संस्कृति और शिक्षा दर्शन के लिए महानतम व्याख्याता के रूप में कार्य किया था। इनका जो शिक्षा दर्शन है वो मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और समाज निर्माण की भावना पर आधारित है। ये मानते थे कि शिक्षा का अर्थ व्यक्ति में निहित पूर्णता का अभिव्यक्त होना, यानी इनका कहना था कि शिक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के अंदर जो भी योग्यता निहित है उसको अभिव्यक्त करना, यानी अपने अंदर की योग्यता को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा। इनका ये कहना था। अब देखिए, इनके द्वारा शिक्षा की परिभाषा क्या दी गई उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या दिया, इनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं है, यानी केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि क्या करना है कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति, यानी पोटेंशियल डिविनिटी ऑफ मैन, यानी किसी के अंदर उसकी जो योग्यता है, क्षमता है, जो उसके अंदर है, उसी को बाहर करना, बाहर करने के बाद उसको अभिव्यक्त कराना। तो ये जो है सही तरीके की शिक्षा मानी जाएगी। देखिए, इनका प्रसिद्ध कथन है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी अर्थात शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता का विकास होता है। यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, एक साधन है जो किसी व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, उसी का क्या करना है, विकास करना है। यानी कुछ अलग से नहीं करना है, बस किसी व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसी को बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से विकसित करना है। उसके बाद फिर देखिए, इनके द्वारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या इन्होंने बताया, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्यों को इस तरीके से देखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इनकी शिक्षा के उद्देश्य में क्या है, मानव निर्माण, यानी मैन मेकिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मानव का निर्माण करे। जैसे शिक्षा का लक्ष्य आदर्श, आत्मविश्वासी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और चरित्रवान मनुष्य बनाना है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट
इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। ठीक है, तो इस तरीके का कथन उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी के चरित्र का विकास हो और उसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खुद से खड़ा हो, यानी आत्मनिर्भर बने। तो ये बात उन्होंने कहा था। ठीक है, देखो दूसरा उद्देश्य इनका क्या है, चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। तो इन्होंने शिक्षा को क्या कहा कि चरित्र को शिक्षा का मूल आधार माना, यानी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के चरित्र का अगर विकास करना है, चरित्र को बेहतर बनाना है, तो उसको क्या करना होगा, अच्छी शिक्षा प्रदान करनी होगी। इन्होंने ईमानदारी, त्याग, निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा को शिक्षा का अनिवार्य अंग बताया। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस। इन्होंने विद्यार्थी को इतना समर्थ बनाने की बात कही कि वह स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कथन इनका बताया कि इतना योग्य बना दीजिए, इतना समर्थ बना दीजिए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसके बाद फिर देखिए अगला उद्देश्य इनका क्या है, आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वे केवल भौतिक शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा को भी वे आवश्यक मानते थे। यानी उनका कहना था कि केवल भौतिक शिक्षा ही मत प्रदान की जाए, बच्चों को भौतिक शिक्षा ही हासिल न कराया जाए, बल्कि क्या कराया जाए, उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। भारतीय संस्कृति, वेदांत और अध्यात्म उनके शिक्षा दर्शन के मूल स्तंभ है। यानी वह भारतीय वेदांत की भी शिक्षा प्रदान कराना चाहते थे, आध्यात्म की शिक्षा प्रदान कराना चाहते थे और भारतीय संस्कृति का भी संरक्षण कराना चाहते थे। शिक्षा के साथ साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी वो आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अगला उद्देश्य इनका क्या था, अगला उद्देश्य था इनका सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर। तो इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि समाज का भी कल्याण होना चाहिए। यानी शिक्षा प्राप्त करके कोई व्यक्ति केवल अपना ही कल्याण न करे बल्कि अपने समाज का भी कल्याण करे। इन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा को बहुत ही आवश्यक माना। ठीक, इसके बाद फिर देखिए इनके अनुसार शिक्षक का स्थान क्या, अभी हम लोगों ने क्या देखा, उद्देश्य, अब शिक्षक का स्थान क्या था इनके नजर में। तो देखिए विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए कि केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए और बच्चों के लिए एक अच्छा प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक को विद्यार्थियों की अंतर्निहित प्रतिभा को पहचान करके उसको विकसित करने में सहायता करने वाला बताया। यानी उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की जो इंटरनल एबिलिटी है उसको क्या करिए, विकसित करके और बाहर करिए, उसको सहायता करिए। शिक्षक और शिष्य का संबंध आत्मीयता, श्रद्धा और सेवा भाव पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक हैं और जो शिष्य हैं उनका जो रिलेशन होना चाहिए बहुत ही मधुर होना चाहिए और श्रद्धापूर्ण होना चाहिए, सेवा भाव पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए इनके अनुसार विद्यार्थी का स्थान क्या था, यानी रोल ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए विद्यार्थी को इन्होंने अनुशासन प्रिय रहने की बात कही, आत्मनिर्भर बनने की बात कही और आत्मविश्वासी होने की बात कही। यानी उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और खुद से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप पर विश्वास करने होना चाहिए, यानी आत्मविश्वासी होना चाहिए। इन्होंने इसमें सत्य, निष्ठा और आत्मबल की शक्ति को भी होने की बात कही। यानी कहा उन्होंने कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, सत्य की भावना, निष्ठा की भावना और आत्मबल की शक्ति भी होनी चाहिए। ये शिक्षा को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए उपयोग करने की बात कही। इन्होंने कहा कि बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल अपना नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए भी उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक, अब देखिए इनके अनुसार शिक्षा की विधियां, यानी इन्होंने किस प्रकार की शिक्षा की विधियों को अपनाने की बात कही। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहारिक जीवन को शिक्षा का आधार माना। इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो मुख्य आधार है वो अपने से खुद से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेना और अपने व्यवहारिक जीवन को बेहतर बनाना शिक्षा का जो है मुख्य आधार माना। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को महत्व दिया। यानी उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य जो परंपरा है उसको महत्वपूर्ण है, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए।
उन्होंने स्वाध्याय और आत्मचिंतन को शिक्षा की सर्वोत्तम विधि बताया। यानी उन्होंने कहा कि खुद से अध्ययन करना, गुरु के द्वारा बताई गई पढ़ाई गई चीज़ों को पढ़ने के बाद खुद से अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए, यानी खुद से सोचना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, खुद से करने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने शिक्षा में आदर्श, अनुकरण और अभ्यास की प्रक्रिया को जरूरी माना। इन्होंने कहा कि शिक्षा में आइडियल तरीके से, आदर्शवादी रूप में, अनुकरण करके, यानी कोई शिक्षक आपको कोई चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ सिखा रहा है, तो उसका अनुकरण करिए, उसका पालन करिए और फिर बार बार उस चीज़ का अभ्यास करिए अपने द्वारा, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी का उपयोग करके। जिससे क्या होगा, तब जाके वो स्टूडेंट बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा, अपने जीवन को उपयोगी बना पाएगा। ठीक, उसके बाद फिर देखिए इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए क्या कहा, वुमेन एजुकेशन के लिए। तो विवेकानंद जी ने स्त्रियों को समाज का अभिन्न अंग माना। वे कहते थे कि स्त्रियों की स्थिति सुधार के बिना समाज की उन्नति असंभव है। यानी उन्होंने समाज का एक बहुत बड़ा पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट माना महिलाओं को, और उन्होंने कहा कि इनकी स्थिति में सुधार के बिना समाज का उन्नति संभव नहीं है। यानी केवल पुरुषों को बेहतर बनाने से समाज बेहतर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी समाज में आधी जनसंख्या जो किसकी होती है, स्त्रियों की, महिलाओं को, तो उनको भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, उनको भी उन्नत करना पड़ेगा, तभी जाके समाज का, देश का कल्याण हो सकता है। उन्होंने स्त्रियों को भी समान शिक्षा का अधिकार देने की वकालत की। यानी उन्होंने कहा कि स्त्रियों को समान शिक्षा दी जाए। स्त्रियों को समान शिक्षा देने से क्या होगा कि समाज का विकास होगा, देश का विकास, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। ठीक, इसके बाद फिर देखिए उन्होंने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की भी बात की, यानी रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन भी प्रदान करने के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने शिक्षा में धर्म और नैतिकता का समावेश करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा में धर्म को भी शामिल किया जाए, पूरी तरह से न, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को भी शिक्षा में शामिल किया जाए। शिक्षक के द्वारा शिक्षा के दौरान बालकों को, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के नैतिक कर्तव्यों को सिखाया जाए, नैतिक कार्यों को कराया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वेद, उपनिषद, गीता आदि के मूल्यों को शिक्षा का अंग बनाना चाहिए। यानी जो वेद में, उपनिषद में और गीता में जो बहुत महत्वपूर्ण मूल्य दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं, उन शिक्षाओं को भी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इन्होंने सांप्रदायिक संकीर्णता का विरोध किया। इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर जो संकीर्णता लोगों के मन में बनी रहती है कि इस धर्म के लोग ऐसे हैं, उस धर्म के लोग ऐसे हैं, इनको इस तरीके से, इनके साथ भेद, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए, लोगों को खुले विचारों को रख के बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक, इसके बाद फिर देखिए शिक्षा और राष्ट्रवाद के बारे में इनका क्या विचार था। तो विवेकानंद जी ने देखिए शिक्षा दर्शन राष्ट्रवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा दर्शन है वो राष्ट्रवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है, और उनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ऐसे युवक तैयार करना है जो देशभक्ति, सेवा और बलिदान की भावना से परिपूर्ण हो। यानी उनका कहना था कि शिक्षा इस तरीके से प्रदान की जाए, ऐसे युवकों को तैयार किया जाए जो युवक देशभक्ति, सेवा और बलिदान की भावना से परिपूर्ण हो। इनका मानना था कि शिक्षा ही भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकती है। यानी इनका कहना था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी देश को, भारत को दोबारा विश्व गुरु बना सकती है। तो देखिए इनके द्वारा जो शिक्षा दर्शन की बातें कही गई, उसका देखिए सारांश क्या निकल के आ रहा है, समरी क्या निकल के आ रही है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा दर्शन है वो सर्वांगीण विकास यानी समग्र शिक्षा पर आधारित है। उन्होंने चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, आध्यात्मिकता और राष्ट्र सेवा को शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य माना। उनका आदर्श आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि जीवन निर्माण की शिक्षा के समर्थक। यानी इन्होंने जो कुछ भी अपना शिक्षा से संबंधित दर्शन प्रस्तुत किया वो आज भी प्रमाणिक है, और ये देखा जाता है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि व्यवहारिक और प्रैक्टिकल ज्ञान पर जोर दिया जाता है। ठीक, तो देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया। कंक्लूजन निकल के यही आया कि स्वामी विवेकानंद जी जो शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने इसे मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया माना।
इसलिए उन्हें भारतीय शिक्षा दर्शन के महानतम चिंतकों में से एक माना जाता है। यानी भारतीय शिक्षा दर्शन के जो भी चिंतक हैं, जो भी थिंकर हैं, उनमें उनका नाम भी लिया जाता है। और उन्होंने इस तरीके का जो दर्शन है अब शिक्षा व्यवस्था के लिए दिया, जो काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो ये था हमारा स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षा दर्शन के बारे में। ठीक, तो देखिए अब हमको देखना है इनका शिक्षा दर्शन। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, BR अम्बेडकर। तो इनका परिचय में जैसे क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1891 ईस्वी में जन्म लिए थे और 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये अपने देश के एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता यानी कानून के विद्वान, राजनीतिज्ञ, संविधान निर्माता के साथ साथ एक महान शैक्षिक दार्शनिक भी थे। यानी इन्होंने देखिए बहुत से क्षेत्रों में महानता हासिल की थी, बहुत से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उन क्षेत्रों के साथ साथ इनका शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें एक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दार्शनिक भी माना जाता है। देखिए इनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना की जा सकती है। यानी वो कहते थे कि समाज में अगर स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना करनी है तो उसको स्थापित करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो क्या है? शिक्षा ही है। शिक्षा के बगैर ऐसा करना संभव नहीं। इन्होंने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं माना बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बताया। देखिए जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि शिक्षा को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्राप्त नहीं करना चाहिए, हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए भी करना चाहिए। तो उसी तरीके की बात इन्होंने भी कही। इन्होंने भी कहा कि शिक्षा जो है केवल पर्सनल अपने उपयोग के लिए न हासिल की जाए, न प्रदान की जाए, बल्कि क्या हो कि यह शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का एक साधन भी बने, समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करे। अब देखिए शिक्षा के प्रति अंबेडकर जी का दृष्टिकोण, इनके द्वारा शिक्षा के लिए क्या क्या बातें बताई गई। तो पहला देखिए इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है मुक्ति का साधन है। किससे मुक्ति? कि अंधविश्वासों से, कुरीतियों से, विभिन्न प्रकार के भेदभावों से। इन्होंने देखिए क्या कहा कि अंबेडकर जी मानते थे कि शिक्षा ही समाज के पिछड़े और शोषित वर्गों को सामाजिक अन्याय और अस्पृश्यता से मुक्त करा सकती है। देखिए इनका जो कहना था वो बिल्कुल सही है। आजकल आप लोग देखते हैं कि किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है शिक्षा के माध्यम से उच्च पद पर जाता है और उसको सम्मान मिलता है। तो इन्होंने ये जो बात कही वो बात पूरी तरह से कारगर है। इनका देखिए प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन्होंने कहा था कि शिक्षा प्राप्त करिए, संगठित बनिए और संघर्ष करते रहिए, जिससे आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं? दूर हो सकती हैं। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने समान शिक्षा का समर्थन किया। यानी इन्होंने कहा कि सभी लोगों को एक ही बराबर की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी इनका विचार था कि हर वर्ग और जाति को समान अवसर के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। यानी हर जाति, हर वर्ग को समान अवसर दिए जाएं, एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद फिर देखिए उन्होंने शिक्षा में जातिवाद, भेदभाव और असमानता का विरोध किया। यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा में जातिवाद को नहीं देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए और असमानता भी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इनके द्वारा देखिए शिक्षा का व्यवहारिक महत्व क्या बताया गया। यानी कहा इन्होंने कि व्यवहारिक शिक्षा जो है दी जानी चाहिए बच्चों को। इन्होंने देखिए शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर व्यवहारिक जीवन, रोजगार और सामाजिक उपयोगिता से जोड़ने पर बल दिया। इन्होंने कहा जो अभी देखिए अंबेडकर विवेकानंद जी ने भी कहा था वही बात इन्होंने भी कही। इन्होंने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान बच्चों को रटाया न जाए, केवल पुस्तकीय चीज़ों को बताया न जाए, बल्कि उनको व्यवहारिक ज्ञान, उनको रोजगार उन्मुख ज्ञान और सामाजिक उपयोगिता से जुड़ा हुआ ज्ञान प्रदान किया जाए। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने महिला शिक्षा के लिए क्या कहा। अंबेडकर जी ने महिला शिक्षा और उनके सशक्तिकरण को समाज की प्रगति के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए,
बेहतर तरीके से उनको शिक्षित करके सशक्तिकरण किया जाना चाहिए उनका। इसलिए उन्होंने शिक्षा को बहुत आवश्यक बताया महिलाओं के लिए। देखिए, उनका मानना था कि यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो पूरा समाज शिक्षित होगा। देखिए, उनका कहना था कि अगर किसी महिला को, किसी स्त्री को शिक्षित किया जाएगा तो पूरा समाज शिक्षित होगा। कैसे उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि देखिए, ज़्यादातर घरों पे समय कौन देता है? महिलाएं देती है। अगर घर की महिला शिक्षित रहेगी तो अपने बच्चों को सही शिक्षा देगी, अच्छा ज्ञान देगी, तो जिससे क्या होगा कि समाज के जो शिक्षित लोगों का है, जो दायरा है, जो प्रतिशत है, जो अनुपात है, वो बढ़ेगा। इसके बाद फिर देखिए, शिक्षा पर अंबेडकर जी के जो मुख्य विचार हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, मुख्य विचारों में पहला क्या है कि सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज में न्याय और समानता स्थापित करना है। ठीक। दूसरा चीज उन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र और शिक्षा, यानी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सब तभी सफल होगा जब जनता शिक्षित होगी। तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि धार्मिक और जातिगत बंधनों से मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी शिक्षा को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और ऊंच नीच के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे मुक्त होना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए, उन्होंने समान अवसर की बात की, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक। इसके बाद फिर देखिए, उन्होंने शिक्षा को चरित्र निर्माण का भी माध्यम माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं है, बल्कि अच्छे नागरिक और आदर्श मानव का निर्माण भी करना चाहिए, यानी इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा आदर्श नागरिक का, चरित्र का बेहतर तरीके से निर्माण होना चाहिए। अब देखिए, अंबेडकर जी का शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक योगदान क्या है, इन्होंने कौन कौन से योगदान दिए। तो इन्होंने देखिए, छात्रवृत्तियां और संस्थानों के लिए बहुत सा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने दलित और वंचित वर्ग के लिए छात्रवृत्तियां, छात्रावास और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की, यानी इन्होंने जो दलित और पिछड़े लोग थे उनको स्कॉलरशिप दिलाया, छात्रवृत्ति दिलवाई, उनके लिए हॉस्टल बनवाए, छात्रावास बनवाए और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थानों की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद फिर देखिए, इन्होंने अपने देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार दिलाया। उन्होंने देखिए, एक संविधान निर्माता के रूप में संविधान निर्माण में शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाने का प्रयास किया, यानी इनके द्वारा जो संविधान लिखा गया, तो संविधानों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उसमें उपलब्ध कराई गई है। ठीक। इसके बाद फिर देखिए, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम क्या था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कब बनाई इन्होंने? 1924 ईस्वी में। यह संस्था देखिए क्या करती थी कि इस संस्था के माध्यम से इन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, यानी उस समय जो दलित वर्ग के बच्चे थे इनके समय में, वो शिक्षा से बहुत वंचित थे, तो इन्होंने इसके माध्यम से दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, प्रेरणा के लिए काम किया। इसके बाद फिर देखिए, शिक्षा के प्रति आंदोलन। इन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि यदि समान अधिकार चाहिए तो सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करनी, यानी इन्होंने समाज के लोगों को संदेश दिया, कहा कि अगर आपको समान अधिकार चाहिए, समान अधिकार आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करनी होगी। ठीक। उसके बाद फिर देखिए, अंबेडकर जी के शैक्षिक दर्शन का प्रभाव क्या पड़ा, यानी अंबेडकर जी ने जो शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किया उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो उसके द्वारा देखिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लोकतांत्रिक, समान और आधुनिक बनाने में इनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। आज देखिए, जो सबके लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर ऑल या समान अवसर जैसी नीतियां हैं, इसके पीछे अंबेडकर जी के ही विचार मूल प्रेरणा के रूप में शामिल है। यानी वर्तमान में जो सबके लिए एजुकेशन फॉर ऑल का स्लोगन दिया जाता है, ये किसके द्वारा प्रेरित है? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है। तो आप देखिए, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक राजनेता, संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी शैक्षिक चिंतक भी थे। इनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति और राजनीतिक चेतना की कुंजी है। इन्होंने कहा था कि मनुष्य को महान बनने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है।
इनकी देखिए द्वारा कही गई जो बातें हैं देखिए आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और लोग उस पर गौर करते हैं, तो अपने समाज में, अपने परिवार में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इनके द्वारा देखिए एक कहा गया स्लोगन बहुत फेमस है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी चीज़ें की। उन्होंने गरीब वर्ग, जो दलित वर्ग के लोगों के लिए कहा कि आप एक टाइम कम खाइए, एक टाइम कम भोजन करिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाइए। तो इन सारी बातें इन्होंने शिक्षा के लिए कही, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जोर दिया। तो इसका प्रभाव ये है कि आजकल शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, न तो जाति के आधार पर, न तो धर्म के आधार पर, न तो वर्ग के आधार पर। और देखिए विभिन्न प्रकार के वर्ग के बच्चों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं, उनके लिए छात्रावास भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके शिक्षा दर्शन से ही निकल कर आई। ठीक, तो ये था देखिए हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का विविध बेहतर तरीके से विस्तार पूर्वक वर्णन। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हों। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा करे, कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग 2 बचे हुए जो दार्शनिक हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।